हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सबका एक बार फिर से आर्यभट्ट एकेडमी में स्वागत है, जहां पे हम आज का जो ये सेकेंड क्लास है, क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री जो है पढ़ने वाले हैं। प्लीज़ आप जो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और यूट्यूब चैनल SKY आर्यभट्ट एकेडमी 5.0 को सब्सक्राइब करें। मेरे प्यारे दोस्तों, इसके पहले हमने एक क्लास कंप्लीट किया है। आज जो है हम सेकेंड क्लास लेकर आए हैं, जिससे हम लोग पढ़ने वाले हैं। सेकेंड क्लास आज जो है हम पढ़ेंगे। सेकेंड क्लास पढ़ने से पहले हम जो है फर्स्ट क्लास को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, जिसमें हमने फर्स्ट क्लास पढ़ा था। हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री, जहाँ पे हमने पढ़ा कि जो ट्रिग्नोमेट्री है तीन कोनों का मेजरमेंट है, और ये तीन कोण का मेजरमेंट कहाँ पे होता है? तीन कोण का मेजरमेंट त्रिभुज में होता है। और ये ट्रिग्नोमेट्री रूल जो लागू होता है वो कहाँ पे लागू होता है? तो ट्रिग्नोमेट्री रूल जब भी लागू होता है वो राइट एंगल ट्रायंगल में लागू होता है। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब ये हुआ कि एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण कितने डिग्री का होता हो? 90 डिग्री का। जिसका एक कोण 90 डिग्री का होगा वैसे त्रिभुज को हम लोग समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। तो ये हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया है, और हमने पढ़ा था कि राइट एंगल ट्रायंगल में जैसे ये P मान लेते हैं, इसे Q मान लेते हैं और इसे R मान लेते हैं। तो हमने पढ़ा था कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो कर्ण, लंब और आधार, कर्ण, लंब और आधार के बारे में, कर्ण, लंब और आधार एंगल के अकॉर्डिंग क्या होता है? बदलता है। एंगल अगर हम P बोलते हैं और एंगल R बोलते हैं। एक समकोण त्रिभुज में एक एंगल जो होगा वो 90 डिग्री का होगा, और दूसरा एंगल और तीसरा एंगल जो होगा वो हमारा न्यून कोण होगा। न्यून कोण का मतलब हो गया 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। एक समकोण त्रिभुज में एक ही त्रिभुज समकोण होता है, एक समकोण त्रिभुज में एक ही एंगल समकोण होता है। बाकी जो दो एंगल बच गए हमारे वे 90 डिग्री से कम होते हैं, कभी भी 90 डिग्री के इक्वल नहीं होंगे। ठीक मेरे प्यारे दोस्तों, हमने पढ़ा था कि एक समकोण त्रिभुज PQR में एंगल P और एंगल R के अकॉर्डिंग अगर हम कर्ण की बात करते हैं, लंब की बात करते हैं और आधार की बात करते हैं। कर्ण को हम लोग क्या बोलते हैं? कर्ण को हम लोग H बोलते हैं, लंब को हम लोग P बोलते हैं और आधार को हम लोग B बोलते हैं। अगर हम P की बात करें, एंगल P में अगर हम H की बात करें, H मतलब कर्ण की बात करें, तो सबसे बड़ी भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। तो ये जो है हमारा H होगा। H मतलब यहाँ पे PR जो है हमारा कर्ण होगा। अगर एंगल R लेते हैं तब भी हमारा कर्ण जो होगा वो क्या होगा? PR ही होगा। यदि हम बात करें लंब की, तो एंगल हम P लिए हैं, तो एंगल P के अकॉर्डिंग ये सामने की भुजा इसकी, एंगल P के अकॉर्डिंग सामने की भुजा हमारी क्या हुई? QR जो है हमारा लंब है। और एंगल R के अकॉर्डिंग इसके सामने की भुजा ये जो है PQ ये जो है क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। अब हम बात करते हैं आधार की। एंगल P में PR हमने ले लिया, उसके बाद में QR ले लिया। अब क्या बच गया यहाँ पे? PQ। तो PQ जो है वो क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। और यहाँ पे जो है आपका इस एंगल R के अकॉर्डिंग PR जो है हमेशा वो कर्ण होगा, और ये PQ जो है वो हो जाएगा लंब। और क्या बच गया इसमें बच गया QR। तो ये QR जो है वो क्या हो जाएगा? हमारा बेस हो जाएगा। और हमने पढ़ा है कि जब भी एंगल की बात करते हैं, जैसे एंगल चेंज होगा ये हमारा क्या हो जाएगा? क्रॉसपोंड हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक ना हमने पढ़ चुका है, और इसके आगे का जो है वीडियो आज जो है हम लोग इसके आगे क्लास जो है हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आगे देखते हैं हम। अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। ट्रिग्नोमेट्री रूल जब भी लागू होता है वो कहाँ पे लागू होता है? एक समकोण त्रिभुज में लागू होता है। यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल जिसका एक कोण कितने डिग्री का हो?
90 डिग्री का हो। तो सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल, ये मान लेते हैं हम राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किए। और राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे पहले क्या होता है, कर्न, और जो बेस होता है और जो परपेंडिकुलर साइड होता है, इसे हम कुछ भी मान सकते हैं, चाहिए वाला माने चाहिए वाला माने, लेकिन हमेशा जो जमीन का निचला हिस्सा होता है उसे हम लोग बेस मानते हैं, इसलिए जमीन के निचले वाले हिस्से को हम लोग बेस माना। और ये जो खड़ा हुआ है पिलर के जैसा, इसे हमने पी माना और इसे हमने एच माना। इसमें हमने पढ़ा था एक जो सूत्र है वो है पाइथागोरस सूत्र। और पाइथागोरस सूत्र क्या कहता है, पाइथागोरस सूत्र कहता है कि सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर, एक समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर दो छोटी भुजाओं के स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, सबसे समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग दो छोटे भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। तो ये हमारा जो है, इस सूत्र को हम लोग क्या, कौन सा सूत्र बोलते हैं, इस सूत्र को हम जो पाइथागोरस सूत्र भी बोलते हैं। अब इस पे हम कुछ क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं पाइथागोरस सूत्र पे। एक ये राइट एंगल ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये राइट एंगल ट्रायंगल में यहाँ पे 90 डिग्री हो गया। और ये जो है साइड मान लेते हैं h, ये 13 सेंटीमीटर, और ये जो है मान लेते हैं 12 सेंटीमीटर। और ये थर्ड साइड हमें निकालना है, हमें कौन सा साइड निकालना है, थर्ड साइड निकालना है। तो इसमें हमें थर्ड साइड निकालने के लिए हम सबसे पहले इस पाइथागोरस सूत्र का प्रयोग करेंगे और हम थर्ड साइड निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे। अब जो है ये क्वेश्चन में नाम कहीं कुछ भी नाम नहीं दिया हुआ है, कोई कहीं पे भी एंगल नहीं दिया हुआ है, सिर्फ एक ही एंगल है जो एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हम यहाँ पे पहले मेजर कर लेंगे, माना कि दिए गए पिक्चर में, दिए गए आकृति में h मतलब कर्ण का जो वैल्यू है वो हमेशा बड़ी वाली भुजा 13 सेंटीमीटर, और यहाँ पे इसे हम P मान सकते हैं या फिर B मान सकते हैं, लेकिन अभी हमने बताया कि जो एकदम खड़ा साइड होगा उसे हम P मानेंगे, इसे हम P मानते हैं। P मतलब लंब जो है वह कितना सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है। अब जो हमें ये थर्ड साइड, तो हमारा H हो गया, P हो गया, हमें थर्ड साइड निकालना है। थर्ड साइड मतलब B आधार, थर्ड साइड हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, हमें थर्ड साइड फाइंड आउट करना है। अब हम यहाँ पे आएंगे, अब लिखेंगे अब पाइथागोरस सूत्र से, पाइथागोरस सूत्र से, पाइथागोरस सूत्र क्या कहता है हमारा, कहता है सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर दो छोटी भुजाओं के स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है। तो सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर, सबसे बड़ी भुजा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है, 13 का स्क्वायर करेंगे। फिर यहाँ पे P का वैल्यू, P मतलब लंब का वैल्यू 12 दिया हुआ है, 12 का स्क्वायर करेंगे। अब प्लस थर्ड साइड हमें फाइंड आउट करना है, थर्ड साइड हम ऐसे लिख देते हैं। अब अगर हम बात करते हैं आगे, तो जब 13 का स्क्वायर हम करेंगे, 13 का स्क्वायर हमारा कितना होगा 169 इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर करेंगे 144 प्लस बी स्क्वायर। आगे हम बात करते हैं यहाँ पे 169, ये इस साइड में प्लस में है, तो हमें मालूम है जब बराबर के उस साइड में प्लस में होगा तो दूसरे साइड में माइनस में जाएगा, माइनस में होगा तो दूसरे साइड में प्लस में जाएगा, मल्टीपल में होगा तो दूसरे साइड में डिवाइड में जाएगा, और डिवाइड में होगा तो दूसरे साइड में मल्टीपल में जाएगा। तो यहाँ पे जो है ये प्लस में है, एक साइड में विजर करते हैं तो ये दूसरे साइड में आएगा जब माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे बी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे फिर जो है 169
-144। अब जो है ये b जो है ये अगर दूसरे साइड में वर्ग में होगा तो दूसरे साइड में जब जाएगा तो वर्ग रूट में जाएगा, यानी कि स्क्वायर रूट में जाएगा, वर्गमूल में जाएगा। तो यहाँ पे जो है ये किस में है, वर्ग में है, तो इधर आएगा किस में आ जाएगा, वर्गमूल में आ जाएगा। तो जब वर्गमूल में आएगा तो हम यहाँ पे इसको माइनस करेंगे, और जब इसको माइनस करेंगे तो हमें फाइंड आउट होगा कितना, 25। तो b इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, 25। और ये यहाँ से हमें फाइंड आउट होगा b इज इक्वल टू प्लस माइनस में 5, क्योंकि जब भी स्क्वायर रूट से बाहर कोई नंबर निकलता है तो वो प्लस माइनस लेकर निकलता है, तो हमारा प्लस में भी जाएगा और माइनस में भी जाएगा। और जब भी लेंथ की यदि हम मेजर करते हैं, लेंथ यदि हम किसी भी शेप का मेजर करते हैं तो लेंथ कभी भी निगेटिव नहीं होता, इसीलिए इस वैल्यू से हम लोग यहाँ से हमें दो वैल्यू प्राप्त होगा, एक वैल्यू प्राप्त होगा प्लस का 5 और एक वैल्यू प्राप्त होगा माइनस का 5। तो लेंथ हमारा कभी भी निगेटिव नहीं होता है, इसीलिए इस वैल्यू को हम इग्नोर करते हैं, और जो हमारा फाइनल आंसर होगा वह आंसर होगा 5 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर होगा। तो हम जो है इस पाइथागोरस फार्मूला का इस्तेमाल करके, इस पाइथागोरस सूत्र का इस्तेमाल करके हम किसी भी समकोण त्रिभुज का क्या निकाल सकते हैं, तीसरी साइड को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, चलते हैं एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन अभी हम फिर देखने वाले हैं, इसके बाद आगे हम बढ़ेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, मानते हैं ये एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है, और ये समकोण त्रिभुज में दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और हमें इस वाले साइड के बारे में पता करना है। थर्ड साइड हमें प्राप्त करना है कि थर्ड साइड क्या होगा। तो थर्ड साइड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस सूत्र का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इस आकृति में दिए गए आकृति में क्या है, तो अभी जो है इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं, कर्ण। और हमें कर्ण क्या करना है, कर्ण ही प्राप्त करना है। तो बाकी दो छोटे छोटे भुजाओं का वैल्यू क्या हुआ है, दिया हुआ है। तो जो छोटे छोटे भुजाओं का वैल्यू दिया हुआ है, तो एक को P मान लेते हैं और एक को क्या मान लेते हैं, B मान लेते हैं। हम जिसे चाहे उसे P और जिसे चाहे उसे हम B मान सकते हैं। तो मान लेते हैं, इसे हम P मान लेते हैं और इसे हम B मान लेते हैं। अब हम बात करते हैं किसके बारे में हमें चाहिए, हमें पाइथागोरस फार्मूला से चाहिए h का वैल्यू। इसीलिए पाइथागोरस जो सूत्र कहता है वो क्या कहता है, पाइथागोरस सूत्र कहता है पाइथागोरस सूत्र कहता है h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा पाइथागोरस सूत्र कहता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जब हम बात करेंगे तो p का वैल्यू हमारा क्या दिया हुआ है, a दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे a स्क्वायर प्लस b की वैल्यू हम बात करें तो b का वैल्यू क्या दिया हुआ है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसका हमें होल स्क्वायर चाहिए, इसका हमें क्या चाहिए, होल स्क्वायर चाहिए। अब हम बात करें ऐसे, फिर यहाँ पे हम a स्क्वायर रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो दिया हुआ है। तो अब जो है एक फार्मूला का हम इस्तेमाल करेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और b, ये फार्मूला होता है। इसे हम यहाँ पे लिखेंगे। फिर यहाँ पे हो जाएगा हमारा a स्क्वायर प्लस यहाँ पे a टू द पावर 4 हो जाएगा प्लस b टू द पावर 4 हो जाएगा माइनस 2a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब जो है हमें किसका वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए कर्ण का वैल्यू, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, पावर है। अब इस पावर को हमें क्या करना है, हटाना है। इसलिए फाइनली हम क्या लिखेंगे, h जो इधर स्क्वायर में है इधर जाएगा तो किस में चला जाएगा, स्क्वायर रूट में चला जाएगा। तो यहाँ पे हम a स्क्वायर प्लस a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर और b स्क्वायर लिख देंगे। अब जो है यहाँ से
कोई भी कैलकुलेशन करके हमें बाहर कुछ प्राप्त नहीं होने वाला है, इसलिए ये हमारा फाइनली क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो एच का जो वैल्यू है निकल कर क्या आएगा हमारा, रूट अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए टू द पावर 4 प्लस बी टू द पावर 4 माइनस 2 ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू हो जाएगा, ये कर्ण का वैल्यू हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे की तरफ देखते हैं। फिर से हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, फिर से हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, जिसे हम इसे 2 मानते हैं, इसे हम √1 मान लेते हैं, √3, और हमें इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हमें समकोण त्रिभुज में किसी भी टाइप का अगर साइड का क्वेश्चन पूछता हो, भुजा निकालने की बात करता हो, तो हमें कौन सा फॉर्मूला का इस्तेमाल करना होगा, हमें फॉर्मूला का इस्तेमाल करना होगा पाइथागोरस सूत्र। पाइथागोरस सूत्र के अकॉर्डिंग ही हम तीसरी साइड को प्राप्त कर सकते हैं। तो तीसरी साइड प्राप्त करने के लिए यहाँ पे जो आकृति दी हुई है, इस आकृति में हम पुनः फिर से लिखेंगे वही जो लिखे हैं, दिए गए आकृति में, दिए गए आकृति में। अब हमें इस पिक्चर को देखने के बाद पता चल जा रहा है क्या दिया हुआ है, एच का वैल्यू दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। मान लेते हैं जो एकदम लंबवत खड़ा है उसे हम क्या बोलेंगे, पी बोलेंगे। जो दिया हुआ है √3 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर यूनिट लिख लेते हैं। और हमें क्या निकालना है, बी निकालना है, बी निकालना है। फिर हमें कौन सा सूत्र का इस्तेमाल करना पड़ेगा, पाइथागोरस सूत्र का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यानी कि सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू छोटी भुजाओं के स्क्वायर का योग प्लस यहाँ पे जो है हमारा बी स्क्वायर जो दिया हुआ है उसको हम रखेंगे थर्ड साइड। कौन सा फॉर्मूला से, पाइथागोरस सूत्र से। किस सूत्र से, पाइथागोरस सूत्र से। अब यहाँ पे 2 का स्क्वायर हम करेंगे क्या आएगा, 4 आएगा। इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो क्या होएगा, तो स्क्वायर का मतलब होता है, स्क्वायर का मतलब होता है उस नंबर को 2 टाइम्स क्या करना, मल्टीपल करना। जब हम 2 टाइम्स मल्टीपल करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा √3 इंटू 3, और यहाँ से हमें क्या मिलेगा, बाहर 3 मिलेगा। तो अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, और प्लस इसे हम लिखेंगे बी स्क्वायर। अब जो है यहाँ पे ये रूट यहाँ पे प्लस में है, इधर आएगा ये माइनस में हो जाएगा, और यहाँ पे फिर हो जाएगा हमारा कौन सा, बी स्क्वायर। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा बी स्क्वायर। अभी हमने पढ़ा है कि ये बी रहेगा, और इधर जो है प्लस माइनस में जाएगा 1। तो इसका 2 वैल्यू होगा, एक +1 आएगा बाहर, एक -1। अभी हमने पढ़ा -1 क्या होता है, निगेटिव होता है। और कभी भी जो है यूनिट जो है लेंथ जब भी हम मेजर करते हैं वो निगेटिव में नहीं होता है, इसलिए माइनस को हम नहीं रखेंगे, माइनस को हटा देंगे और किसको रखेंगे, प्लस को रखेंगे। इसलिए हमारा फाइनली इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो तीसरी साइड है जिसे हमने बी माना है वो क्या फाइंड आउट होगा, 1 सेंटीमीटर हमारा प्राप्त होगा। अब हम आगे की बात करते हैं। आई होप, मुझे आशा है कि आपको पाइथागोरस सूत्र एकदम बढ़िया से समझ में आया होगा। और पाइथागोरस सूत्र जब भी हम लागू करते हैं वो कहाँ पे करते हैं, पाइथागोरस सूत्र जब भी हम लागू करते हैं वो लागू करते हैं हम राइट एंगल ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में लागू करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। इसके बाद अब हम आगे पढ़ेंगे, इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री में त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में।
त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में अब मेरा जो अपना जो है नेक्स्ट टॉपिक जो है वह है त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो त्रिकोणमितीय अनुपात कहते किसे है? एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं और राइट एंगल ट्रायंगल में हम जो है यहाँ पे इसको एक आइडेंटिफाई के लिए एक पहचान बना देते हैं, एक साइन दे देते हैं जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग थीटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थीटा बोलते हैं। और थीटा जो है हमारा एंगल इंडिकेट करता है। क्या इंडिकेट करता है? एंगल इंडिकेट करता है। यहाँ का जो एंगल है जितना भी मेजर करने पे आएगा उस एंगल को हमने क्या मान लिया है? एक साइन के अकॉर्डिंग एक संकेत चिन्ह दे दिया है जिसे हम थीटा बोलेंगे। हमने एक थीटा बना लिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात के। त्रिकोणमितीय अनुपात कहते किसे हैं मेरे प्यारे दोस्तों? त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है वह होता है समकोण त्रिभुज को उनके भुजाओं को अनुपात में बांटना। समकोण त्रिभुज को उनके भुजाओं के अनुपात में बांटना। तो समकोण त्रिभुज को उनके भुजाओं के अनुपात में मुख्यतः 6 तरीके से हम लोग बांटते हैं और वहीं उन्हीं 6 तरीकों को हम लोग क्या बोलते हैं? उनका त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते हैं। समकोण त्रिभुज के उनके भुजाओं को के अनुपात को हम लोग 6 तरीकों में व्यक्त करते हैं और उन्हीं 6 तरीकों को हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते हैं। जो 6 तरीके कौन कौन होते हैं? तो 6 जो होते हैं वो होते हैं हमारे, जिन्हें हम लोग साइन बोलते हैं, जिन्हें हम लोग कोसाइन बोलते हैं, जिन्हें हम लोग टेंजेंट बोलते हैं, जिन्हें हम लोग कोटेंजेंट बोलते हैं, जिन्हें हम लोग सेकेंड बोलते हैं और कोसेकेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोसेकेंड बोलते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात को उनके भुजाओं के अकॉर्डिंग कितने भागों में व्यक्त किया जाता है? 6 भागों में व्यक्त किया जाता है और इन्हीं 6 भागों को हम लोग जो बोलते हैं क्या बोलते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते हैं। अब हम बात करते हैं ये जो कोसाइन है इसका जो शॉर्ट फॉर्म हम लिखते हैं वह लिखते हैं SIN साइन। कोसाइन है इनको हम लोग लिखते हैं कॉस। टेंजेंट है इन्हें हम लिखते हैं टेन और कोटेंजेंट है इन्हें हम लिखते हैं कॉट। सेकेंड है इन्हें लिखते हैं हम लोग सेक और कोसेकेंड जो है इन्हें लिखते हैं हम कॉसेक। इन्हें हम क्या लिखते हैं? कॉसेक लिखते हैं हम। मेरे प्यारे दोस्तों आगे की अगर हम बात करें, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। जहाँ पे आपको नहीं समझ में आता है आप वहाँ पे कमेंट करें, फिर हम जो है उन्हें एकदम अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। ये जो है साइन का शॉर्ट फॉर्म साइन होता है, कोसाइन का शॉर्ट फॉर्म कॉस होता है, टेंजेंट का शॉर्ट फॉर्म टेन होता है, कोटेंजेंट का शॉर्ट फॉर्म कॉट होता है और सेकेंड का शॉर्ट फॉर्म सेक होता है और कोसेकेंड का शॉर्ट फॉर्म कोसेक होता है। अब अगर हम बात करें यदि हम इनको थीटा के अकॉर्डिंग लिखेंगे, किसके अकॉर्डिंग? थीटा के अकॉर्डिंग लिखेंगे यानी हम थीटा के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा साइन और यहाँ पे हम लिखेंगे थीटा, साइन थीटा। फिर नेक्स्ट यदि हम बात करें तो यहाँ पे लिखेंगे हम कॉस थीटा। अगर नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पे हम लिखेंगे टेन थीटा। यदि हम बात करें आगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोसेक थीटा। यदि हम बात करें आगे तो इसे हम लिखेंगे सेक थीटा और आगे की बात किया जाए तो इसे हम लिखेंगे कॉट थीटा। किसके अकॉर्डिंग? थीटा। यदि हम थीटा इसमें सम्मिलित कर देते हैं तो ये हमारे इस तरीका से आएगा। अब हम बात करते हैं इनके भुजाओं का अनुपात के बारे में। यदि हमें साइन थीटा देखने को मिला यदि हमें साइन थीटा देखने को मिलेगा तो वहां पे हमारा जो रेशियो होगा वो कौन सा रेशियो होगा? तो साइन के साथ जब भी रेशियो बनता है वह किसका बनता है? वह P और H का रेशियो बनता है। P मतलब लंब का और H मतलब कर्ण का। त्रिकोणमिति में जो राइट एंगल ट्रायंगल में जो साइन का जो रेशियो बनता है वो किसके साथ बनता है? P के H के साथ बनता है। P का H के साथ बनता है। अगर हम बात करें कॉस का तो कॉस में किसके साथ बनता है? तो कॉस में बनता है B के
एच के साथ, बी मतलब आधार, बी मतलब आधार और एच मतलब कर्ण, बी मतलब आधार और एच मतलब कर्ण। अगर हम बात करें tan का, तो tan का जो रिलेशन बनता है वो किसके साथ, P के साथ और B के साथ। P मतलब लंब और B मतलब आधार, P और B के साथ बनता है। यदि हम बात करें कौशिक का, तो कौशिक का किन के साथ रिलेशन बनता है, तो कर्ण का रिलेशन बनता है लंब के साथ। यदि हम सेक की बात करें, सेक का, तो सेक का रिलेशन बनता है, कर्ण का रिलेशन बनता है बी के साथ। और अगर हम बात करें कॉट का, तो कॉट का रिलेशन बनता है पी के, बी का पी के साथ, बी का किसके साथ बनता है, पी के साथ बनता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अभी हमने आपको बताया कि जहां एच हम लोग किसको इंडिकेट कर रहे हैं, कर्ण को इंडिकेट कर रहे हैं। पी किसके लिए लिख रहे हैं हम लोग, पी हम लोग लिख रहे हैं लंब के लिए। और बी किसके लिए लिख रहे हैं, तो बी लिख रहे हैं हम लोग आधार के लिए। बी किसके लिए लिख रहे हैं, आधार के लिए हम लोग लिख रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अभी यहाँ पे जो एक पिक्चर बना हुआ है, इससे आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे जैसे P ऊपर है और यहाँ पे P नीचे है, यहाँ पे H नीचे है और यहाँ पे H ऊपर है। यानी कि जो साइन होता है वो कॉसेक का क्या होता है, इनवर्स होता है, या फिर जो कॉसेक होता है वो साइन का क्या होता है, इनवर्स होता है। आई मीन रेसिप्रोकल होता है, एक दूसरे के विपरीत होता है, अपोजिट होता है। तो यहाँ पे जो है साइन जो है किसका, कॉसेक के साथ, और कॉस जो है देखने को मिल रहा है आपको सेक के साथ, और टैन का जो है किसके साथ, कॉट का। यदि आप साइन को याद कर लेते हैं, साइन P/H होता है, तो आप किसको याद कर लेंगे, कॉसेक को याद कर लेंगे H/P। उनको आप पलट देंगे, उल्टा कर देंगे, तो आपको ये किसको याद हो जाएगा, कॉसेक का याद हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि शॉर्टकट के बारे में, कभी भी शॉर्टकट को इस्तेमाल नहीं करना है। कभी भी ऐसे नहीं करना है कि हम इसे शॉर्टकट के माध्यम से इस्तेमाल कर लेंगे, याद कर लेंगे, फिर हमें ये हो जाएगा। नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, आप जो है डायरेक्ट याद करें। अगर यदि आप मैथ को इजी और आसान तरीका से बनाना चाहते हैं, कम समय में बनाना चाहते हैं, तो आप शॉर्टकट के पीछे ना भागें, एकदम थ्योरी पढ़े। और जब हमारा कंसेप्ट पढ़े और जब आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो आप ऑटोमेटिकली क्या बना सकते हैं, शॉर्टकट बना सकते हैं। यदि आप शॉर्टकट के पीछे भागेंगे तो कभी भी कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। इसलिए पहले आप कंसेप्ट पढ़ें और कंसेप्ट पढ़ने के बाद में शॉर्टकट बनाएं। मेरे प्यारे दोस्तों, आगे अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है क्या, साइन कॉसेक का, कॉस सेक का, और टैन कॉट का। ये क्या है, अपोजिट है। क्या है, अपोजिट है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम फिर आगे की बात करते हैं, यहाँ पे अगर यदि हम बात करें, तो ये थीटा के सामने हमारा ये क्या है, तो इसे हम P बोलेंगे और इसे हम क्या बोलेंगे, ये हमेशा कर्ण होगा जो 90 डिग्री एंगल के सामने का भुजा होगा, और ये जो होगा ये क्या होगा, ये होगा आधार, ये बेस होगा। और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने भुजाओं का रेशियो लिखा है। क्या लिखा है, भुजाओं का रेशियो, भुजाओं का अनुपात लिखा है। मेरे प्यारे दोस्तों, आगे की हम बात करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अभी जो है ये क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिया है, यहाँ पे हमने क्वेश्चन लिया, ठीक है। इस क्वेश्चन में पहले यहाँ पे दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर और यहाँ पे 12 सेंटीमीटर। अब हमें बात करना है आगे। अब जो है यदि हम बात करें, थीटा का वैल्यू कहाँ पे दिया हुआ है, थीटा यहाँ पे दिया हुआ है। ये जो आकृति दी हुई है, क्वेश्चन दिया हुआ है, एक आकृति जो दिया हुआ है, इसमें अगर हम बात करते हैं साइन थीटा, अभी हमने जिससे पढ़ा कॉस थीटा, टेन थीटा, फिर हमने पढ़ा कोसेक थीटा, फिर हमने पढ़ा कॉट थीटा, फिर हमने पढ़ा सेक थीटा। इसे हमने पढ़ा। अब ये त्रिकोणमितीय अनुपात को हमें क्या करना है, इस आकृति के अकॉर्डिंग लिखना है। तो फिर हम क्या करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हमें
हमने पढ़ा कि त्रिकोणमितीय अनुपात में तीनों भुजाओं का अनुपात जो है हमें देखने को मिलता है। लंब भी देखने को मिलता है, आधार भी देखने को मिलता है और कर्ण भी देखने को मिलता है। और इस पिक्चर से हमें क्या देखने को मिल रहा है, इस पिक्चर में हमें देखने को मिल रहा है कि दो भुजा का वैल्यू दिया हुआ है, दो भुजा का माप दिया हुआ है और जो तीसरी भुजा है उसका माप दिया हुआ नहीं है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम तीसरी भुजा फाइंड आउट करेंगे। और आपको याद है कि वह तीसरी भुजा कैसे फाइंड आउट होगी, तो उस तीसरी भुजा को फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले तीसरी भुजा फाइंड आउट करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, तो वे फॉर्मूला का नाम है हमारे पास पाइथागोरस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। और जब हम पाइथागोरस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे तो पाइथागोरस सूत्र हमारा क्या कहता है, h² = p² प्लस b²। और इस h² प्लस b² प्लस p² प्लस b² के अकॉर्डिंग जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे 13², फिर यहाँ पे 12² और यहाँ पे b²। और जब आप इसे सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा 169 और ये स्क्वायर में है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। और फिर ये यहाँ पे है और यहाँ पे b का वैल्यू हो जाएगा हमारा √25, जो फाइंड आउट होकर आएगा कितना, 5। अंडर रूट कितना 25 और यहाँ से फाइंड आउट होकर बाहर निकल कर आएगा हमारा कितना 5। और यहाँ पे जो है आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे स्क्वायर नहीं लिखे हैं, ओ सॉरी यहाँ पे स्क्वायर लिख देते हैं, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है तो ये स्क्वायर कहाँ पे चला गया, यहाँ पे रूट में आ गया। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे थर्ड साइड जो है फाइंड आउट होकर आ गया कितना 5 सेंटीमीटर। अब जो है सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको इस पिक्चर के अकॉर्डिंग, इस आकृति के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। पी का वैल्यू कितना है हमारा 12 सेंटीमीटर, एच का वैल्यू कितना है 13 सेंटीमीटर एंड बी का वैल्यू कितना आया 5 सेंटीमीटर। अब हमें मेरे प्यार दोस्तों अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, अब हमें क्या करना है यहाँ पे, अभी हमने पढ़ा साइन के लिए जो रेशियो होता है पीएच होता है, कॉस के लिए जो रेशियो होता है वो बीएच होता है और टेन के लिए जो रेशियो होता है वो पीबी होता है। और कोसेक के लिए अभी हमने पढ़ा कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, तो साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ पे हम जो h/p करेंगे। और अभी हमने पढ़ा कि कॉस किसका होता है, तो कॉस होता है हमारा सेक का, तो यहाँ पे हम h/b करेंगे। अब जो हम बात करते हैं कॉट का, तो कॉट किसका हो जाएगा, तो कॉट हो जाएगा हमारा tan का, तो b ऊपर जाएगा और p किधर जाएगा, नीचे जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे p का वैल्यू कितना दिया हुआ है 12, तो 12 लिखेंगे और नीचे कितना h का वैल्यू कितना दिया है 13 लिखेंगे। सेंटीमीटर यहाँ पे भी जाएगा, सेंटीमीटर यहाँ पे भी जाएगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर क्रॉस आउट हो जाएगा और यहाँ पे 12/13 आई मीन साइन इस थीटा के अकॉर्डिंग यदि हम साइन का रेशियो लेंगे तो साइन का रेशियो हमेशा आएगा लंब बटा कर्ण, और लंब बटा कर्ण जो है हमारा 12/13 और ये साइन का वैल्यू फाइंड आउट हमारा यहाँ पे हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं कॉस के लिए, तो कॉस का वैल्यू में क्या आता है b/h, b का मान कितना है 5, तो यहाँ पे हम 5 लिखेंगे और यहाँ पे h का मान कितना है 13, यहाँ पे 13 हो जाएगा। tan की अगर हम बात करें तो tan में पहले b और p और बाद में b, तो tan में यहाँ पे हम लिख देंगे पहले 12 और नीचे लिख देंगे 5। अब हम बात करते हैं कॉसेक में, तो कॉसेक में हमारा क्या होगा, तो कॉसेक में हमारा होगा इसका अपोजिट, साइन का अपोजिट, तो 13 ऊपर जाएगा 12 नीचे जाएगा। अगर हम बात करें कॉट का, तो कॉट में हमारा क्या जाएगा, कॉट में पहले जाएगा b तो 5 और नीचे जाएगा p तो 12। अगर हम बात करें सेक में, तो सेक में क्या होगा हमारा, सेक में कॉस का अपोजिट, तो कॉस जो है ऊपर 13 जाएगा और नीचे 5 जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, देखने को मिलता है, समझने को मिलता है। मेरे प्यारे दोस्तों हम यहाँ पे देखेंगे और समझेंगे। क्या समझना है हमें, ये साइन का जो वैल्यू है ऊपर 12 है और नीचे 13 है, मतलब ऊपर 12 है और नीचे क्या है 13 है। मेरे प्यारे दोस्तों ये जो है 13 से 12 क्या है कम है, 13 से 12 कम है। यदि हम बात करते हैं, आपको
1 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखने को मिलेगा कि क्या साइन का वैल्यू x के बराबर हो सकता है, x से बड़ा हो सकता है, या x से बड़ा हो सकता है या नहीं हो सकता है, आपको देखने को मिलेगा। साइन का वैल्यू किससे बड़ा, x से बड़ा होता है या नहीं होता है। अगर हम बात करें कोई भी फ्रैक्शन को, इस फ्रैक्शन को हमें एक लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड ऊपर नीचे इक्वल होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा, इक्वल होना पड़ेगा। जब दोनों साइड ऊपर नीचे इक्वल होगा तभी ये क्रॉस आउट होके क्या जाएगा, एक जाएगा। आई मीन यहाँ पे जो है इससे ये छोटा है, इसलिए हमको यहाँ पे देखने को मिल गया कि साइन का वैल्यू जो होगा वो हमेशा क्या होता है, एक से छोटा होता है। साइन का वैल्यू किससे होता है, एक से छोटा होता है। फिर आगे हमें कुछ पढ़ने को मिलेगा, फिर वहां पे पता चलेगा आपको कि साइन का वैल्यू 1 के बराबर कब होता है। और अभी यहाँ पे जो है हम देख रहे हैं कि साइन का वैल्यू जो होता है हमेशा सदैव 1 से छोटा होता है। अगर हम बात करें कॉस के वैल्यू के बारे में, तो कॉस का भी वैल्यू हमेशा क्या होता है, 1 से छोटा होता है। यदि हम बात करें टैन के बारे में, तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऊपर बड़ा है और नीचे छोटा है, यानी कि टैन का वैल्यू 1 से बड़ा हो सकता है, 1 से बड़ा हो सकता है। और बात करें यहाँ पे कॉसेक के बारे में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बड़ा है और नीचे छोटा है। इसका मतलब है कि कॉसेक का वैल्यू 1 से बड़ा हो सकता है। और हम बात करें कॉट के बारे में, तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे 12 है। जैसे इसको हम कह सकते हैं ये बड़ा छोटा हो सकता है, वैसे ही कॉट का वैल्यू 1 से बड़ा छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है। अगर हम बात करें सेक के बारे में, तो सेक जो है यहाँ पे 13 है और यहाँ पे 5 है, यानी कि इसका भी वैल्यू 1 से बड़ा हो सकता है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस पिक्चर से आपको कुछ समझ में आया होगा कि साइन का वैल्यू जब भी होगा वह सदैव 1 से छोटा होगा, 1 से बड़ा नहीं होगा। यानी कि साइन में हमें किसका इस्तेमाल करने को मिलता है, साइन में हमें इस्तेमाल करने को मिलता है कर्ण को, और कॉस में इस्तेमाल करने को मिलता है कर्ण को। और कर्ण का वैल्यू जो होता है वो तीनों भुजाओं में सबसे बड़ी भुजा होता है, इसीलिए कर्ण हमेशा नीचे रहता है, हर में रहता है, और ऊपर का जो है अंश में जो है अंश का वैल्यू हर से हमेशा छोटा होता है। इसीलिए यहाँ पे हमेशा साइन का वैल्यू सदैव 1 से कम होगा। और वह किस कंडीशन में 1 के बराबर होगा उसे हम आगे पढ़ेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज का जो है मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो खूब ज़्यादा पसंद आया होगा, आपको ये क्लास एकदम अच्छा से समझ में आया होगा। अब इस क्लास के अकॉर्डिंग मेरे प्यारे दोस्तों आगे जो है हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, और क्वेश्चन के जो हमारा बुक का जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। अभी जो एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं यहाँ पे, मान लेते हैं एक त्रिभुज है, यहाँ पे एक त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में इसका हम नाम रख देते हैं पी क्यू और आर नाम रख देते हैं, पी क्यू आर रख देते हैं। इसको 5 लिखते हैं और इसको 12 सेंटीमीटर लिखते हैं। अब हम यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन लिखते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। आप भी इसे सॉल्व करें, आप भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, देखें कि आप कहाँ तक इसे समझ पाए हैं। क्वेश्चन यहाँ पे है साइन आर और यहाँ पे है साइन पी, कॉस आर, और यहाँ पे हम मान लेते हैं tan पी प्लस tan आर। ये हमने क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे कुछ, और इसे हम देखेंगे, समझेंगे कहाँ तक, और आप भी बनाने की कोशिश करें कि कहाँ तक आपने समझा है इस क्वेश्चन को। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों इस वाले क्वेश्चन में, इस आकृति में। यहाँ पे हमारा एक 5 सेंटीमीटर, एक 12 सेंटीमीटर, एक 5 सेंटीमीटर और एक 12 सेंटीमीटर है। तो एक इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें सबसे पहले जो चाहिए वो क्या चाहिए, हमें सबसे पहले चाहिए तीनों भुजाओं का माप। हमें किसी भी कंडीशन में तीनों भुजाओं का माप को हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो तीनों भुजाओं का माप हमें कैसे प्राप्त होगा, तो तीनों भुजाओं का माप हमें प्राप्त होगा पाइथागोरस सूत्र से। और पाइथागोरस सूत्र आप लोगों को मालूम है, पाइथागोरस सूत्र क्या कहता है, पाइथागोरस सूत्र कहता है h² = p² प्लस b²। और पाइथागोरस सूत्र में h कौन होता है, h ये होता है, और इसका वैल्यू मालूम नहीं है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 5 का स्क्वायर
किसी को भी P मान लेंगे, किसी को भी B मान लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ये 5 का स्क्वायर और यहाँ पे 12 का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144, मतलब 169, 169, और इसीलिए h का जो वैल्यू होगा वो √169 आई में निकल कर आएगा 13। एक निगेटिव भी आएगा तो हमें निगेटिव को काउंट नहीं करना है, तो ये हम 13 लिखेंगे यहाँ पे। अब हम बात करते हैं, अभी हमने आपको बताया था कि एंगल R और एंगल P में जब भी न्यून कोण आपका चेंज होगा तो उसका P और B का वैल्यू क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो हमें P और B का वैल्यू किसके अकॉर्डिंग काम करना है, एंगल के अकॉर्डिंग काम करना है। तो यहाँ पे जो साइन R है, साइन R में हमें क्या लिखना है, पहले लिखना है P और फिर लिखना है H, सॉरी पहले लिखना है P और बाद में लिखना है H। यहाँ पे क्या चाहिए, हमें H चाहिए। अब हम बात करते हैं साइन R। साइन R में इस एंगल के अकॉर्डिंग हमें सोचना है। साइन R में किसके अकॉर्डिंग सोचना है, इस R के अकॉर्डिंग सोचना है। तो R के सामने जो बनेगा ये 5 सेंटीमीटर, ये क्या होगा, ये होगा P, और ये जो H है ये हमेशा H रहेगा, H कभी भी चेंज नहीं होता है, H कभी भी चेंज नहीं होता है, क्योंकि H जो होता है, कर्ण जो होता है, वो एंगल, वो त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होता है और वो कभी भी चेंज नहीं होगा। तो ये है P, ये है एंगल R के अकॉर्डिंग हम सोचते हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम लंब कहेंगे, और लंब का मान कितना है 5, और H का मान कितना है, कर्ण का मान कितना है 13। तो ये हो जाएगा आपका। यदि हम बात करते हैं साइन P के बारे में, साइन P के बारे में, अब हमें साइन P में किसके बारे में सोचना है, अब हमें इस R से नहीं सोचना है, बल्कि हमें किसके अकॉर्डिंग सोचना है, इस P के अकॉर्डिंग सोचना है। इस P के सामने की भुजा क्या है 12, तो ये हो जाएगा 12 में हो जाएगा हमारा 12 जाएगा, ये फॉर्मूला है P/H, और साइन P में P के सामने के ये जो है ये हमारा लंब कहलाएगा, और लंब का वैल्यू कितना है 12 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 12, और H का वैल्यू जो है वो कौन सा होगा 13 का 13 होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कॉस किसके बारे में, कॉस P के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, कॉस P। तो P के सामने की भुजा को हम क्या बोलेंगे, P के सामने की भुजा को हम लोग बोलेंगे P, मतलब लंब है। ये जो P है इसके सामने की भुजा को हम लोग क्या बोलेंगे, P लंब बोलेंगे। तो कॉस में हमारा जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है, वो बनता है B/H, B/H। तो ये इसके सामने की भुजा ये कहलाएगा लंब। तो लंब को तो हमें लेना नहीं है, हमें किसको लेना है, बेस को लेना है। तो बेस हमारा कितना जाएगा 5, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5, और यहाँ पे लिखेंगे कितना 13, क्योंकि 13 जो है कर्ण है, कर्ण कभी भी बदलता नहीं है। अब हम बात करते हैं कॉस R के बारे में। अब हमें इस P से कोई लेना देना नहीं, हमें किससे लेना देना है, इस R से लेना देना है। अब इस R के अकॉर्डिंग सोचेंगे, तो इस R के अकॉर्डिंग ये जो सामने की भुजा है, इस भुजा को हम लोग लंब बोलेंगे। तो हमें लंब नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, बेस चाहिए। तो बेस जो है, बेस चाहिए, और वो बेस का वैल्यू कितना आएगा 12 आएगा, और नीचे हो जाएगा अपना 13, 12 होगा और नीचे हो जाएगा 13। ये इसके सामने की भुजा ये लंब का लाएगा, तो हमें लंब नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, आधार चाहिए, इसलिए हमने आधार लिखा 12/13। अब हम बात करते हैं tan P प्लस tan R के बारे में। तब हम P के अकॉर्डिंग सोचेंगे और फिर R के अकॉर्डिंग सोचेंगे। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे, यदि हम यहाँ पे जो दिया हुआ है tan P दिया हुआ है, तो tan P की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आइए tan P। तो tan P में हम क्या कर सकते हैं, P के अकॉर्डिंग सोचेंगे। यहाँ पे जो P दिया हुआ है उस P के अकॉर्डिंग सोचेंगे। तो यहाँ पे जो P है, इस P में लंब का वैल्यू कितना है 12 सेंटीमीटर। इनका फॉर्मूला होता है tan P में हमारा फॉर्मूला होता है P/B। क्या होता है, P/B। इसमें फॉर्मूला होता है हमारा P/B, और प्लस में चाहिए P/B, लेकिन यहाँ पे चाहिए R के अकॉर्डिंग और यहाँ पे चाहिए P के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे P की हम बात करें तो इस P में P का वैल्यू कितना है 12 है, तो यहाँ पे हम 12 लिखेंगे। और B का वैल्यू कितना है, तो यहाँ पे हम P में आएंगे
तो बी का वैल्यू कितना है 5 है, तो यहाँ पे हम 5 लिखेंगे। अब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू आर। तो जब हम आर में जाएंगे तो यहाँ पे जाएंगे हम, तो पहले पी का चाहिए, आर यहाँ पे आते हैं। पी का वैल्यू क्या है 5 है, तो यहाँ पे हम 5 लिखेंगे। और यहाँ पे किसका वैल्यू चाहिए बी का, किसके अकॉर्डिंग आर के अकॉर्डिंग, आर यहाँ पे है और आर का वैल्यू कितना है 12 है, तो यहाँ पे हम 12 लिखेंगे। और हमें क्या करना है, इनका योगफल निकालना है, तो प्लस करेंगे। प्लस करने के लिए मेरे प्यारे दोस्तों आप सब कोशिश करें, यहाँ पे हमें क्या करना है 12 और 5 का मल्टीपल कर लेना है, 12 × 60 लिखना है, फिर यहाँ से यहाँ पे मल्टीपल करना है, कितना हो जाएगा 144 और प्लस फिर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 5 × 5 = 25 और टोटल हो जाएगा 169/60 और ये हो जाएगा ये क्वेश्चन। मेरे प्यारे दोस्तों आपने इस क्वेश्चन को बनाया है और आप अपने क्वेश्चन को यहाँ से मिलाइए कि किनका कितना सही है। मेरे प्यारे दोस्तों आप जो है वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ पे हम जो है इसको और बहुत सारी वीडियो बना सके और आपके पास पहुंचा सके। मेरे प्यारे दोस्तों अब जो है इसके बाद का जो 3rd क्लास होगा हमारा, वह जो होगा सॉल्यूशन का क्लास। उसमें हम जो है कुछ क्वेश्चन जो आपके बुक का BSCB बोर्ड, जो आपके BSEB बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड का जो बुक है, उस बुक में 8.1 नंबर का जो चैप्टर है, उस चैप्टर का जो है हम पहले सॉल्यूशन करेंगे, फिर आगे के टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों आप वीडियो को देखें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। बाय बाय।